हम लोग लौकिक साहित्य देख रहे थे और लौकिक साहित्य में हम लोगों ने हिस्टोरिकल लिटरेचर देखा, हाफ हिस्टोरिकल लिटरेचर देखा, बायोग्राफी देखा। इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था और फिर उसके बाद हम लोगों ने संगम लिटरेचर पर चर्चा की थी। आज हम लोग गुजराती लिटरेचर की पर ध्यान देंगे, गुजराती साहित्य। गुजरात में गुजराती लैंग्वेज में जो साहित्य लिखे गए उसे गुजराती साहित्य कहते हैं। और इसमें जो है रासमाला एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके अलावा कीर्ति कौमुदी जो है ये सोमेश्वर द्वारा रचित है। कीर्ति जो कौमुदी है ये रचना सोमेश्वर के द्वारा रचित है और इसके साथ साथ सुकृत संकीर्तन सुकृत संकीर्तन जो रचना है वो अरि सिंह द्वारा रचित है। रचनाओं से कई क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर जो है इन सब जगह से क्वेश्चन आपका आया है। एक महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ है प्रबंध चिंतामणि। ये जो प्रबंध चिंतामणि है ये मेरुतुंग के द्वारा रचित है। अक्सर ये सब आए हुए हैं मिलाने के लिए, तो आप ध्यान रखिए और गलत ना हो आपका। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने इसके रचयिता हैं। और प्रबंध कोश नेक्स्ट जो है वो प्रबंध कोश है। प्रबंध कोश राजशेखर के द्वारा रचित है। हमीर मदमर्दन ये हमीर मदमर्दन जो है जय सिंह के द्वारा रचित है। हमीर मदमर्दन जय सिंह के द्वारा रचित है। इसके अलावा वास्तुपाल और तेजपाल तेजपाल ये प्रशस्ति है। ये क्या है? प्रशस्ति है। वास्तुपाल तेजपाल प्रशस्ति है। वास्तुपाल को वास्तुपाल के द्वारा लिखवाई गई और तेजपाल प्रशस्ति तेजपाल के द्वारा लिखवाई गई थी। ये वास्तुपाल और तेजपाल कौन थे? ये गुजरात के राजवंश के से संबंधित थे। ये वहां के राज्य के प्रमुख मंत्री थे। वास्तुपाल गुजरात राज्य के प्रमुख मंत्री थे और ये जो तेजपाल हैं ये उसी में जो है सेनापति थे, कमांडर थे। गुजरात राज्य में ये कमांडर थे।
तो वास्तुपाल तेजपाल प्रशस्ति को वस्तुपाल और तेजपाल के द्वारा ये रचित है। सुकृत कीर्ति कल्लोलिनी, सुकृत कीर्ति सुकृत कीर्ति ये जो सुकृत कीर्ति कल्लोलिनी है ये उदय प्रभु के द्वारा रचित है। उदय प्रभु, उदय प्रभु के द्वारा रचित है। और वसंत विलास, वसंत विलास जो है ये बालचंद के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। तो ये सारे जो ग्रंथ हैं ये गुजराती भाषा में लिखे गए हैं और ये गुजरात के इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। ये सब 11वीं शताब्दी के आसपास के ग्रंथ हैं। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे साहित्यिक स्रोतों का काल निर्धारण। ठीक है, साहित्यिक स्रोतों का काल निर्धारण। ये जो साहित्यिक स्रोतों का काल निर्धारण है, देखिए प्राचीन भारतीय इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत हैं, लिटरेचर्स हैं, लिटरेचर जो सोर्सेज हैं, उनका काल निर्धारण करना भी एक प्रमुख समस्या है। क्यों? क्योंकि समाज, संस्कृति, राजनीति, इतिहास के बारे में तो इस ग्रंथ में पता चलता है, लेकिन मानक जो संवत है, मानक जो संवत है उसकी जानकारी हमें इसमें नहीं मिलती है। अर्थात तिथियों का सही क्रम, डेटिंग जो है सही नहीं मिलती है। तो एक बड़ी समस्या है कि कैसे जो है साहित्यिक स्रोतों का काल निर्धारण किया जाए। तो साहित्यिक स्रोतों का जो काल निर्धारण है उसमें जो राजनीति है, जो ग्रंथ है उसकी जो राजनीति, उसमें जो आर्थिक इकोनॉमी का जो वर्णन है, राजनीति, इकोनॉमी और संस्कृति, इन सब के आधार पर ही प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यों की काल निर्धारण, डेटिंग की जाती है। और जैसे वैदिक लिटरेचर हो, वैदिक साहित्य हो, महाभारत है, रामायण है, अर्थशास्त्र है, ये सब सारी कमियां जो हैं हमें इनमें दिखती हैं कि काल निर्धारण, डेटिंग का, संवत का, कालक्रम का अभाव है। तो राजनीति, आर्थिक, संस्कृति के आधार पर इनका काल निर्धारण किया जाता है। अब जो है कुछ नई बातें, मिथ जिसे कहते हैं, मिथ किसे कहते हैं? मिथक में वे बोध कथाएं आती हैं जिसमें तर्क का प्रयोग नहीं किया जाता है। तर्क क्या होते हैं? गौण स्थिति में होते हैं, उसे मिथक कहा जाता है। मिथक में क्या होता है? तर्क का अभाव होता है, एब्सेंस ऑफ लॉजिक, तर्क का अभाव है, कहानी है सिर्फ, और
जो जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई बेस नहीं है, इस वजह से उसे मिथक कहा जाता है। और लेकिन इस मिथक में भी जो मिथ हैं, इसमें भी जो भारतीय संस्कृति के विचार और तथ्यों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसलिए मिथक भी अगर देखा जाए तो कई मामलों में क्या है, धरोहर है। ठीक है, मिथक क्या है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भले वो ना हो, लेकिन मिथक से हमें संस्कृति, समाज, इन सब की जानकारी मिलती है, तो यह एक महत्वपूर्ण धरोहर के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन यह ऐतिहासिक टेक्स्ट के रूप में गिने नहीं जाते हैं, लेकिन महत्व की दृष्टि से जो है देखा जाए तो उनका महत्व इस आधार पर है कि यह एक प्रमुख धरोहर है, भारतीय संस्कृति के बारे में हमें जानकारी देते हैं। और दंत कथाएं, दंत कथाएं, दंत कथाएं, इसे लोक कथा भी कहा जाता है। लोक कथा मतलब ये है कॉमन लोगों में जो लोक कथाएं, दंत कथाओं को लोक कथा भी कहा जाता है। और जनमानस में जो प्रचलन में कथाएं होती हैं, जो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, उसे लोक कथाएं को ही दंत कथाओं के रूप में जाना जाता है। और तो दंत कथाओं में भी कालक्रम का, डेटिंग का अभाव पाया जाता है। कालक्रम सिस्टमैटिक ढंग से दंत कथाओं में कोई उल्लेख नहीं है, कहानियों का उल्लेख है, लेकिन तारीख का, डेट का, दिनांक का उल्लेख क्रम से नहीं होता है, इसलिए इसे ऐतिहासिक ग्रंथ में शामिल नहीं किया जाता है। और इसलिए से दंत कथाओं को मिथक, कहानी और महाकाव्य की श्रेणी में रखा जाता है। तो मिथक हो गया और दंत कथाएं हो गई। अब कुछ और जितना हम लोगों ने पढ़ा था किताबें, और उन किताब कुछ और रचनाएं हैं महत्वपूर्ण, और उन रचनाओं में उल्लेख कहाँ का है। अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि आपको टेक्स्ट दे दिया, राइटर दे दिया, मिलाना है, मैचिंग करना है। टेक्स्ट दे दिया, ग्रंथ दे दिया, और दूसरी तरफ ये पूछ लिया कि इस मिलाने को दे दिया कि इस ग्रंथ में किस चीज का उल्लेख है, किस राजवंश का उल्लेख है, किस शासक का उल्लेख है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं। और तो जैसे मुद्राक्षस ये ठीक है, मुद्राक्षर जो है ये विशाख दत्त की रचना है। मुद्राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। और ये विशाख दत्त गुप्तकालीन जो है राइटर थे, गुप्त काल के। लेकिन इसमें जो है मौर्यकालीन जानकारी हमें मिलती है। मौर्यकालीन इतिहास मुद्राक्षस में कहाँ के बारे में जानकारी मिलती है? मौर्य काल, मौर्य पीरियड, मौर्य डायनेस्टी के बारे में मुद्राक्षस से हमें जानकारी प्राप्त होती है। और इसके साथ साथ और किताबें हैं, जैसे महाभारत।
हमने बताया था कि महाभास अष्टाध्यायी पर टीका है। महाभास क्या है? महाभास जो है वो अष्टाध्यायी पर टीका है। महाभास को पतंजलि ने लिखा था। महाभास किसका था? पतंजलि का। महाभास में किन बातों का उल्लेख है? तो महाभारत में पुष्प में शुंग के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। महाभारत से हमें शुंग वंश के शासक शुंग डायनेस्टी के रूलर पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है। कथा सरित सागर किसकी रचना है? ये सोमदेव की है। ये सोमदेव कौन थे? सोमदेव जो थे गुजरात, ये कश्मीर के राइटर थे, लेखक थे। ये कश्मीर के लेखक थे और जो है कथा सरित सागर में हमें कश्मीर और वहां के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। सोमदेव कश्मीर के थे। मौर्य काल के विषय में इसमें ज्यादा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र, बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र ने लिखा था। और बृहत क्षेमेंद्र भी कश्मीर राज से संबंधित थे लेखक। और ये बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र की रचना है। इससे भी हमें जो है कश्मीर राज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब नेक्स्ट अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र अब आपको मालूम ही कई बार बताया जा चुका है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है और राजनीति से संबंधित ग्रंथ है। इसका विषय क्या है? कई बार पूछा गया है अर्थशास्त्र का विषय सब्जेक्ट क्या है? तो पॉलिटिक्स पर यह ग्रंथ लिखा गया। नाम तो अर्थशास्त्र है लेकिन पॉलिटिक्स पर लिखा गया है, मुख्य रूप से राजनीति पर। और इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास, मौर्यकालीन हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। नीतिसार कामंडक, नीतिसार जो है नीतिसार नीतिसार कामंडक, नीतिसार जो रचना है उसको कामंडक ने लिखा था। और गुप्तकालीन राजतंत्र, इससे हमें गुप्तकालीन राजतंत्र, राजतंत्र क्या है? मोनार्किज्म या एब्सोल्यूटिज्म। एब्सोल्यूटिज्म मोनार्किज्म को राजतंत्र के रूप में जाना जाता है। तो नीतिसार से हमें गुप्तकालीन राजतंत्र के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। फिर माल विकाग्नि मित्रम, माल
मालविकाग्नि मित्रम। मालविकाग्नि मित्रम कालिदास की है। कालिदास को शेक्सपियर भी कहा, भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। मालविकाग्नि मित्रम में शुंग वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शुंग वंश कभी कभी मिलाने को तो देता ही है, डायरेक्ट पूछ लेता है शुंग वंश के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से होती है, गुप्तकालीन राजतंत्र के बारे में जानकारी किस ग्रंथ से होती है, ठीक है, पुष्प में शुंग के बारे में किस ग्रंथ से जानकारी होती है। तो इस तरीके के प्रश्न भी एग्जाम में आपके आए हुए हैं। फिर मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम, ये मृच्छ कटिकम जो है शूद्रक की रचना है। शूद्रक की रचना है। और गुप्तकालीन समाज के बारे में हमें डिस्क्रिप्शन देखने को मिलता है, वर्णन। गुप्तकालीन, गुप्ता पीरियड के सोसाइटी के बारे में जानकारी मिलती है। गुप्तकालीन समाज, गुप्तकालीन समाज के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अलावा भी और कई किताबें हैं, जैसे हर्षचरित। हर्षचरित ये बाणभट्ट की है। हर्षचरित किसकी रचना है? बाणभट्ट की है। अक्सर ये भी आता है एग्जाम में। तो ये सारी रचनाएं जो हैं ये ऐसी हैं जो आपके एग्जाम में आता है। बंद करो, हो गया। तो हर्षचरित जो है बाणभट्ट ने लिखा था। कन्नौज के शासक हर्ष के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा एक किताब और है, रामचरित। रामचरित, राम जो चरित है ये संध्याकर नंदी, संध्याकर नंदी ने लिखा था। और पृथ्वीराज, अच्छा, रामचरित जो संध्याकर नंदी ने लिखा, इसमें बंगाल के शासक रामपाल की जीवन गाथा हमें मिलती है। बंगाल के शासक, पाल वंश के शासक रामपाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और फिर है पृथ्वीराज रासो। तो पृथ्वीराज जो रासो है ये चंद्रवरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धि, अचीवमेंट ऑफ पृथ्वीराज चौहान का डिस्क्रिप्शन हमें इसमें मिलता है, वर्णन देखने को मिलता है। राजतंगुली हमने कई बार बताया, कल्हण ने लिखा था। कश्मीर के राजवंश की क्रमबद्ध जानकारी प्राप्त होती है। तो ये जो है अभी तक जो लिटरेचर चल रहा था, यहाँ पे लिटरेचर आपका समाप्त होता है।